नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए थर्ड वीक जनवरी के थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ स्टैटिक जीके भी इनका कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक जो भी करंट अफेयर बने हैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग से स्टैटिक जीके ना पढ़ना पड़े। जैसे यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चाइना, आपको पता होगा रिसेंटली में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें चाइना की जो पॉपुलेशन है 1961 के बाद से डिक्रीज हुई है। अभी तक क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, उसकी चर्चा करेंगे। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ में पहले ये थे, अब कहाँ बन गए, आपको दिख रहा होगा डिप्टी एनएसए बने हैं। भारत में कितने एनएसए इस वक्त हो चुके हैं, सारी बात करने वाले हैं। वरुण नाम की जो नेवल एक्सरसाइज है भारत ने किसके साथ की। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के एक पर्सन है, कौन, अब्दुल रहमान मक्की, इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। कौन है ये, इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव अनाउंस हुए हैं, इनकी चर्चा होगी। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 जारी हुआ, इसकी चर्चा होगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अंदर मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा, कि रिटायर हो चुके बीएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह, इनको अपॉइंट कराया गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। इस समय भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इनका नाम है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल जी इस समय पर भारत के एनएसए हैं, याद रखिएगा। अब उनके नीचे पद में, मतलब डिप्टी एनएसए अपॉइंट कराया गया है पंकज कुमार सिंह को। भारत में इस समय पर 4 एनएसए हैं, चौथे एनएसए के रूप में इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। ये भारत के राजस्थान कैडर से आईपीएस ऑफिसर है 1988 बैच के। आगे बात करें तो ये है कौन, पंकज कुमार सिंह। यहां पर बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका नाम है अजीत डोभाल। इस समय भारत में कितने एनएसए, डिप्टी एनएसए हैं, तो आंसर होगा 4। पंकज कुमार सिंह को इंक्लूड करके 4 हो चुके हैं। ऑलरेडी 3 कौन थे, तो आंसर होगा डी पाड सालगीकार और विक्रम मिस्री, राजेंद्र खन्ना। ये 3 लोग ऑलरेडी डिप्टी एनएसए के रूप में काम कर रहे थे और अब पंकज कुमार सिंह और अपॉइंट हो चुके हैं डिप्टी कमिश्नर के रूप में। अगला क्वेश्चन, चाइना की पॉपुलेशन 1961 के बाद अब डिक्रीज करी है, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में चाइना टॉप पर है। कई रिपोर्ट ये बोलती हैं कि भारत टॉप पर आ चुका है, भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। भारत हर 10 सालों में अपना पॉपुलेशन का सर्वे कराता है, मतलब जिसको जनगणना हम कहते हैं। अब जनगणना इस बार कब होनी थी, 2021 में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसको डिले कर दिया गया और अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है। मतलब अभी वो आगे रिपोर्ट उसकी जारी होगी, उसमें पता चलेगा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन कई फॉरेन रिपोर्ट में पता चला है कि भारत की जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी चाइना को क्रॉस कर चुकी है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 2023 दिसंबर तक जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर जाएगी। मतलब भारत की पॉपुलेशन 100% बढ़ जाएगी कुछ सालों में चाइना से, है ना। अब यहां पर चाइना से बढ़ने के साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी आई, चाइना के द्वारा ही जारी की गई, कि हमारी 1961 से लेकर अभी तक पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है 1961 के बाद कि पॉपुलेशन डिक्रीज करी है। पॉपुलेशन, याद रखिएगा, इनकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। आपको पता होगा 1980 की बात है जब इन्होंने क्या लगाया था, आपको पता होगा सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी क्यों, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी, उसको कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए 1980 में इन्होंने लगाया
वन चाइल्ड पॉलिसी, उससे बहुत सारी दिक्कतें हुई। फैमिली फॉर्मेशन चाइना में बिगड़ गया, जिसकी वजह से लोग अपने जो फैमिली फॉर्म है वो नहीं बना रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है ना वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए एक लड़की है, उससे एक लड़का शादी करता है और मान लो उनका एक बच्चा होता है, दोनों में से एक ही कमाने वाले हैं, तो उस पर्सन में जो कमाने वाला है उस पर कितने लोगों का भार पड़ेगा? उनके अपने बच्चों का, उन दोनों का, 3 हो गए, माता पिता लड़के के 4-5 हो गए और माता पिता लड़की के कितने 7 हो गए। तो एक पर्सन पर 7 लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के मिडिल क्लास है वो ये अफोर्ड ना करने की वजह से वृद्ध आश्रम में अपने माता पिताओं को भेजने लग गए थे, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि चाइना के यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्ध आश्रम अभी कुछ सालों में खुले हैं। साथ साथ मान लो इन जोड़ों का ही बच्चा जो है उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो अब इनके सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत तो एक बच्चा कर सकते थे, तो अब इनकी फैमिली क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये पूरा सिस्टम की वजह से जो वहाँ के युवा है उन्होंने बच्चे ना पैदा करने में ज़्यादा रुचि जगाई, इसीलिए 2015 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया चाइना के द्वारा, और बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने में। तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि इनकी मिलिट्री डिक्लाइन करे, मतलब मिलिट्री की एज बढ़ जाएगी। एज बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, अगर पर्सन्स के अकॉर्डिंग पावर की बात की जाए तो चाइना की धीरे धीरे मिलिट्री और जो वर्किंग पीपल्स हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ओवरऑल हम इस डिस्कशन पे निकले हैं कि भारत की पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक करने वाली है कुछ सालों में। बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक। यहाँ पर चाइना की हमने बहुत बात की है, तो चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। भारत के साथ इसकी बाउंड्री लगती है जिसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत के साथ इसकी बाउंड्री 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, ठीक। चलिए आगे बात करें। भारत में ना आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। अब इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, आपको मालूम होगा। लेकिन भारत के जो आईपीएल है, भारत में जो आईपीएल होता है उसमें मेल प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब बीसीसीआई ने उसकी सक्सेस के बाद, बड़ी सक्सेस के बाद, अब वुमेन आईपीएल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। तो इसीलिए WIPL मतलब वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग अब भारत में मार्च के मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज कराएगी, सिंपल सी बात है। अब बीसीसीआई ने इसके लिए मीडिया राइट किसी को दिया है, किसको? तो आंसर होगा वायाकॉम 18 को। कितने पैसे लिए हैं? तो 851 मतलब 851 करोड़ रुपीस में लिए हैं, जिससे कि अब इनको मीडिया राइट मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, मार्च से अप्रैल के महीने में WIPL ऑर्गेनाइज होने वाला है, ठीक। बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में बीसीसीआई को फॉर्म किया गया था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और बिन्नी साहब इस समय पर बिन्नी साहब इस समय पर इसके प्रेसिडेंट हैं और जय शाह सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे अब WIPL आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है तो 21 नंबर का हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज। कौन सी? वरुणा नाम की। तो वरुणा 23 मतलब 2023 में 21वां संस्करण इसका हो रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इसको 16 जनवरी से स्टार्ट किया गया और 20 जनवरी तक हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कहाँ पर? तो वेस्टर्न सी बोर्ड में, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उससे वेस्ट साइड में जो पैसिफिक ओशियन है वहीं पर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत की तरफ से इसमें तेग नौका MiG-29 और गाइडेड मिसाइल्स, बहुत सारे इसमें जो भारत के शिप्स हैं वो और हेलीकॉप्टर्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्रांस की तरफ से भी जो हाई क्वालिटी के जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और इससे भारत को जो फ्रांस की जो
टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। भारत और अगर फ्रांस की बात करें तो काफ़ी अच्छे मित्र हैं और भारत इस वरुणा एक्सरसाइज को 1993 से ऑर्गेनाइज करा रहा है। लेकिन इस वरुणा का नाम वरुणा एक्सरसाइज कब पड़ा, तो आंसर होगा 2001 में इसका नाम वरुणा रखा गया था। यहां पर बात करें क्या भारत फ्रांस के बीच में और भी कोई एक्सरसाइज होती है? बिल्कुल, भारत और फ्रांस के बीच में और एक्सरसाइज होती है जिसको गरुड़ और शक्ति के नाम से हम जानते हैं। गरुड़ एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है जिसको 2022 में हमने जोधपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया। लेकिन अगर शक्ति की बात करें तो इसको 2021 में फ्रांस के फ्रेजूस में ऑर्गेनाइज कराया गया था और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, थल सेना की ये एक्सरसाइज है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कोल्लम। कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट है, केरला का डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर का ये रिपोर्ट, ये अनाउंसमेंट वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी के द्वारा की गई कि हमारा जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरला का वो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट हो चुका है और भारत का ये पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 10 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज है। तो ध्यान रखिएगा, पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना है। कौन सा? कोल्लम, ध्यान रखेंगे। और ये केरला का है और केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया। तो 10 साल से ऊपर के जो बच्चे या ऊपर के जो लोग हैं उन सभी में पाया गया कि ये सभी के सब कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के एक पर्सन या टेररिस्ट को कह लीजिए कि जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। क्यों किया है? देखिए, भारत और यूएसए चाहते थे कि इस पर्सन को घोषित किया जाए ग्लोबल टेररिस्ट। ऑलरेडी यूएसए ने अनाउंस किया हुआ था और भारत ने भी इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। लेकिन लगातार चाइना की रुकावट की वजह से इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार चाइना ने बिल्कुल साथ ही नहीं दिया क्योंकि वो अपने ही इतने झमेलों से अटका हुआ है। उसके यहाँ पर कोरोना वायरस है, उसके यहाँ पर 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो वहाँ पे लोग सड़कों पे उतर आए, सरकार के खिलाफ वहाँ पर आवाज़ें उठा रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चाइना में चल रही हैं। बल्कि भारत से विवाद, जापान से विवाद, तो बहुत ज़्यादा झमेले में वो अटका हुआ है। और पाकिस्तान का वो अभी तक साथ दे रहा था क्योंकि पाकिस्तान से उसे बेनिफिट था। लेकिन इस बार उसने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अनाउंस किया गया कि अब्दुल रहमान मक्की अब ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी को यह पूरा वाकया हुआ और इसमें चाइना ने कुछ भी नहीं किया है। याद रखिएगा, यूएनएससी की जो 1267 कमेटी थी उसके द्वारा ये सैंक्शन लगाया गया कि ये जो पर्सन है ये ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में अब जाना जाएगा। ये इतना ज़्यादा मतलब चर्चित में क्यों आया? क्योंकि भारत में टोटल 7 अटैक करने में इसका अहम रोल रहा है। ये पर्सन पैसा इकट्ठा करने में, जो युवा है उनको भटकाने में, इसमें इसको महारत हासिल है। इसने भारत के बहुत सारे युवाओं को इसी प्रकार से अपने जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल करवाया है। साथ साथ इसने 26/11 में इसका हाथ था। इसका हाथ जब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स होते हैं उसमें रहता है और लाल किला में जब अटैक हुआ था उसमें भी इसका हाथ था। तो काफ़ी बड़े बड़े आतंकी हमलों में इसका जो हाथ पीछे पाया जाता है। और हाफिज सईद का ये ब्रदर इन लॉ को माना जाता है। मक्की ब्रदर इन लॉ है किसका? हाफिज सईद का। लश्कर-ए-तैयबा, आपको पता होगा लश्कर-ए-तैयबा जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जानी जाती है और इसका चीफ मक्की है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो मक्की के बारे में याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन है शाहरुख खान। दुनिया में पैसों के मामले में जाने तो जाते ही हैं, लेकिन एक्टर में सारे एक्टर्स दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में पैसों के मामले में ये 4th पोजीशन पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ट्विटर अकाउंट में रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने बताया
कि टॉम क्रूज को शाहरुख खान ने पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के चौथे सबसे पैसों वाले जो एक्टर्स हैं उनकी लिस्ट में ये 4th पोजीशन पर है। पहले पर कौन है? तो जेरी सेनफील्ड, जो कि 8200 करोड़ उनकी पूरी संपत्ति है, उसमें वो टॉप पोजीशन पर है, अमेरिकन है। और टेरी पेरी जो कि 2nd पोजीशन पर है। डैन जॉनसन 3rd पोजीशन पर, शाहरुख खान 4th पोजीशन पर यहां पर आते हैं। टॉम क्रूज इसके बाद 5वें पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अब मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 3 जगहों पर वोटिंग अनाउंस की गई है। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं यहाँ पर वोटिंग होगी और आपको इनके ना सीट्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में लोकसभा राज्यसभा की सीट तो 1 या 2 ही है, लेकिन जो जहाँ पर चुनाव होता है आने वाले एग्जाम में आपसे उनकी पूछ ली जाती है कि इनकी सीट्स कितनी थी। देखिए त्रिपुरा की जब बात करेंगे तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वहाँ पर 60 सीट्स है, असेंबली में 60 सीट्स है। इनकी जो डेट अनाउंस की गई है वो जो डेट ऑफ पोल है वो 16 फरवरी है और उसके बाद जो डेट ऑफ वोट को काउंटिंग करने वाली डेट वो 2 मार्च है। मतलब वोट पड़ेंगे 16 फरवरी को और 2 मार्च को इनका जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला इसकी कैपिटल है और सत्यदेव नारायण आर्य इस समय पर गवर्नर है। मानिक शाह जी इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं। त्रिपुरा की बात ये भी ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर मेघालय और नागालैंड की बात करें तो मेघालय में जो पोलिंग डेट है, मतलब वोटिंग की डेट है, वो डेट है 27 फरवरी को और 2 मार्च को इनका भी रिजल्ट आएगा। इन दोनों के पास भी 60 असेंबली में सीट्स हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है, बीडी मिश्रा इसके गवर्नर हैं और कॉर्नाड संगमा इस समय पर इनके चीफ मिनिस्टर हैं। अगर नागालैंड की बात करें तो कोहिमा इनकी कैपिटल है, प्रोफेसर जगदीश मुखी इनके गवर्नर हैं, नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 100 मिलियन मालदीव रुपया उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको ऑफर किया है। अब ये क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली में क्या हुआ, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे जो सी से बॉर्डर टच करती हुई कंट्री हैं जो हमारे पड़ोसी देशों में काउंट होती हैं, जैसे कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, दोनों जगह इन्होंने विजिट की। जिसमें जब मालदीव ये पहुंचे तो बहुत सारे इनके बीच में MOU साइन हुए, बहुत सारे इनके ऊपर डिस्कशन हुए अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग डेवलपमेंट किस प्रकार से हम अलग अलग फील्ड में डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं हुई। इसी के उसमें भारत ने 100 मिलियन रुपयन जो मालदीव के रुपया है उसमें हमने उनको पैसा अनाउंस किया है कि हाँ आप इसको लीजिए और आप अपना डेवलपमेंट कीजिए। साथ साथ जो रीजन में शांति बनाने के लिए जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो उठाए जाए मिलके, जिससे कि रीजन में शांति बन सके। इंपॉर्टेंट जगह है ये हमारे लिए। साथ साथ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में माली हालत ख़राब चल रही है, आपको पता होगा। उनको IMF से चाहिए लोन। अब लोन कब पास होगा, जब मान लीजिए अगर आपकी माली हालत ख़राब है तो आपको किसी अच्छे आदमी को लेकर जाना, अच्छा मतलब पैसे वाले आदमी से दोस्ती करनी है और उसे दूसरे पर्सन के पास जाना है कि भाई ये देखो गारंटी दे रहा है, मुझे कुछ पैसा दे दो। तो ऐसा ही कुछ श्रीलंका के साथ हो रहा है। IMF कह रहा है कि ठीक है, आप श्रीलंका आप ऐसा कीजिए कि भारत, चाइना और जापान में से भारत चाइना से आप कहला दीजिए कि हम इसकी गारंटी लेते हैं और आप इसको पैसा दे दीजिए, इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दीजिए और जो इसको ऑलरेडी आपने दे रखा है उसको थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए तो हम दे देंगे। लेकिन अब इसके लिए भारत और चाइना के साथ इनको मिलना होगा, मीट करना होगा। तो भारत वहाँ पहुँचा है और भारत ने इनकी सपोर्ट करने की हर तरीके से कोशिश, हर तरीके से अनाउंसमेंट की है। तो हमारे जो S जयशंकर साहब है दोनों जगह इन्होंने विजिट किया है। अब बात कर ले मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं और यहाँ की लैंग्वेज मालदीवियन है, इस्लाम यहाँ का रिलीजन है और रुपया यहाँ की करेंसी है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है 2, कौन कौन सी, एक तो कोलंबो है, एक कोलंबो के अलावा श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर यंगेस्ट
मतलब पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में अगर बोला जाए तो ये भी आती हैं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन, फीमेल है, और इन्होंने कोरोना वायरस के समय पर अपने देश में इतना बेहतर मैनेजमेंट किया कि दुनिया में इनकी वाहवाही हुई। लेकिन घर में ही इनकी थोड़ी सी किरकिरी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि बहुत जटिल, बहुत ही कठिन इन्होंने अपने यहाँ पर लॉकडाउन सिस्टम को लगा रखा था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस तो नहीं फैला, लेकिन लोगों की जो माली हालत है वो खराब हो गई और इनके अपोज में लोग बोलने लग गए। तो ध्यान रखिएगा, जेसिका अर्डन काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि चुनाव करवाया जाए, लेकिन चुनाव की डेट अक्टूबर तक अनाउंस हुई, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे इनके पर्सनल रीज़न है, इन्होंने खुल के बोला नहीं है, लेकिन इनके पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर अब मुझे नहीं रहना चाहिए और मेरा कोई रहने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है 18 जनवरी को कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रहूंगी। इनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। लेबर पार्टी ने ये कह दिया है कि ठीक है, आप मत रहिए, अब 22 तारीख तक आपको नया प्राइम मिनिस्टर चुन देंगे और आप जब इस्तीफा देंगी, मतलब ये इस्तीफा देंगी 7 फरवरी 2023 को, और 7 फरवरी को इनका प्राइम मिनिस्टर के रूप में आखिरी दिन होगा। तो उसके बाद से 22 जनवरी को जो चुने जाएंगे पर्सन, उनको यहाँ पर इनके पद पर बैठा दिया जाएगा और 14 अक्टूबर तक ये वहाँ पर सांसद के रूप में लेकिन काम करेंगी। तो सांसद के रूप में बाद में चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। तो दुनिया की यंगेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लिस्ट में ये आती थी और 37 साल की थी जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गई और 2017 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। 2008 से इन्होंने अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था। ये है जेसिका अर्डन, न्यूजीलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड की हमने काफ़ी चर्चा की है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की जो करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। जेसिका अर्डन अभी तो प्राइम मिनिस्टर हैं ही, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो डेबी हॉकले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक पर्सन है, कौन है? याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड हमने पढ़ा है काफ़ी बार। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन। आसामीस जो भाषा है आसाम की, उसके ये पोएट थे। ये अभी रिसेंटली में इनकी डेथ हो गई। 89 ईयर ओल्ड थे ये। गुवाहाटी के मेडिकल हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है। 1933 में इनका जन्म हुआ था, नीलमणि फुकन का, आसाम में। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2020 में, ठीक है, दिया बाद में गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये है ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता नीलमणि फुकन। आगे अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी हुई। इसमें मतलब किसकी जो पूरी आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर दुनिया में बात करें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट आर्मी की बात करें तो यूएसए की आती है, दूसरे पर रशिया, चाइना और फिर चौथे पर भारत की आती है। तो भारत की 4th नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, और पहले पर यूएसए, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना की जो आर्मी है वो पावरफुल है। अगर टोटल बात करें तो टोटल 145 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया है और इसमें टॉप आप देख सकते हैं, टॉप में अमेरिका और भारत की 4th रैंक पर यहाँ पर ग्लोबल पावर इंडेक्स की रैंकिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पहला इंडियन यूनियन। अच्छा, पहले तो यूनियन टेरिटरी कितनी है तो आपको पता होना चाहिए। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। तो सारी यूनियन टेरिटरीज में से पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी, जो कि पूरी तरीके से इसकी जो गवर्नेंस है वो ई होने वाली है, ई गवर्नेंस मोड होने वाला है। ई गवर्नेंस मोड मतलब पेपर के माध्यम से कोई काम नहीं होगा, सारा काम डिजिटली होने वाला है इनकी गवर्नमेंट में। ठीक, तो जितने भी गवर्नेंस के काम होंगे सारे के सारे ई कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिए गए हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये पहली यूनियन टेरिटरी ऐसी बनी जिसने इस तरीके का सिस्टम अपने यहाँ पर लागू किया। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना था उससे पहले ये स्टेट था। अब स्टेट में इसके पास काउंसिल भी थी और असेंबली भी थी, लेकिन अब इसका जो सिस्टम शायद कुछ चेंज किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट कब तक था? तो
अगस्त 2019 तक से पहले तक ये स्टेट था। अगस्त 2019 के बाद इसको स्टेट का दर्जा हटा के 31 अगस्त 2019 को इसी जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और एक पार्ट बन गया जम्मू, एक पार्ट बन गया लद्दाख। लद्दाख और जम्मू को यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में 31 अगस्त 2019 को डाल दिया गया। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर समर की है, जम्मू विंटर की इनकी कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और उस समय पर पहले जब काउंसिल थी इनके पास तो 36 सीट्स थी और असेंबली में 89 सीट्स थी। अभी चुनाव हुआ नहीं है तो अभी जो सीट्स का सिस्टम है वो अभी क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन, 18 नंबर का रेजिंग डे एनडीआरएफ का हमने ऑब्जर्व किया कब? तो 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया है। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ध्यान रखिएगा। इसकी बात करें तो इसके डीजी हैं अतुल करवाल, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और 2006 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, शुभमन गिल कौन है ये? तो ये प्लेयर हैं, मतलब क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं। ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 रन यहाँ पर बनाए हैं। 200 किस में? तो वनडे मैच जो 50-50 ओवर का मैच होता है उसमें 200 रन शुभमन गिल ने यहाँ पर बनाए और सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए। भारत की बात करें तो भारत के कौन से 5वें इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 200 रन बनाए हैं। किस किस ने? सचिन तेंदुलकर, उसके बाद सहवाग ने बनाए, उसके बाद रोहित शर्मा ने बनाए और उसके बाद ईशान किशन जो सबसे फास्टेस्ट 200 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये भारत के टोटल 4 तो ये होगा, 5वें शुभमन गिल। तो ये 5 प्लेयर हैं जिन्होंने 200 रन भारत के बनाए हैं। यहाँ पर बात करें तो शुभमन गिल ऐसे भारतीय भी बने हैं जिन्होंने 1000 रन ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में 1000 रन सबसे कम इनिंग में इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ दुनिया में अगर बात की जाए मेंस में तो सबसे पहले 200 रन किसने बनाए वनडे मैच में? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखिएगा 2010 में इन्होंने एक कारनामा कर दिया था। ये पूरी लिस्ट लगा रखी है दुनिया में किस किस प्लेयर ने 200 रन बनाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर सबसे पहले 2010 में इन्होंने बनाया था। उसके बाद अगर आप देखें तो वीरेंद्र सहवाग ने 1 साल बाद 2011 में 200 रन बना दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने 200 रन बनाया। उसके बाद आप फिर देखें तो रोहित शर्मा ने 3 बार, रोहित शर्मा इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 बार 200 रन बनाए हैं वनडे मैच में। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने 2015 में, मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं 2015 में, साथ साथ ईशान किशन ने भी बनाया और फराक जमान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं 200 रन इन्होंने बनाए हैं। तो टोटल ये प्लेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।